स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं कक्षा 10 साइंस केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। डियर स्टूडेंट, जिसमें केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, एक शब्द बार बार आता है पदार्थ, और शायद हम 9th में इसके विषय में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम चलते चलते एक बार बता दे रहे हैं। पदार्थ इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में हमारे आसपास उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं अथवा महसूस कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। अब डीपली इसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले लेसन जिनका नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण में जो मेन पार्ट है वो पार्ट है इसमें भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो विद्यार्थियों, ऐसे परिवर्तन जो केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों को परिवर्तित करते हैं, परंतु उनके रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना, जल का वाष्पीकरण, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अर्थात विद्यार्थियों, हम यह कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ में परिवर्तन तो हो, उस पदार्थ में बदलाव तो हो, लेकिन केवल उसकी भौतिक अवस्था, यानी कि जो उसकी भौतिक, जो शारीरिक उसकी अवस्था है, उसकी आकार हो, उसके जो गुण हो, मूल रूप से वही बदलें, लेकिन उसकी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन न हो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बताया गया बर्फ का गलना, बर्फ का गलना। अब विद्यार्थियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, बर्फ का गलना मतलब जैसे मान लीजिए यह एक बर्फ का टुकड़ा है, ये एक बर्फ का टुकड़ा है। अब ये तो हुआ पदार्थ, क्यों? क्योंकि हम इस बर्फ को छू भी सकते हैं, देख भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे संसार में यह वस्तु उपस्थित है, तो यह पदार्थ कहलाई। अब इसमें परिवर्तन मैंने बताया भौतिक परिवर्तन। भौतिक मतलब इसका शरीर, इस बर्फ का शरीर, मान लीजिए यह -डिग्री सेंटीग्रेड पे है, यह बर्फ का टुकड़ा -डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जिसके कारण यह जमा हुआ है। अगर इसी बर्फ के टुकड़े पर तापमान, टेम्परेचर को हाई किया जाए, यानी कि इसको धनात्मक तापमान दिया जाए, तो ये बर्फ क्या होगा? धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। यह बर्फ धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। जब यह बर्फ गलेगा तो यह धीरे धीरे किसकी अवस्था में होगा? यह द्रव, यानी कि यह पानी का आकार लेगा, यह पानी का आकार ले लेगा, तरल पदार्थ में आ जाएगा। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, इस बर्फ की भौतिक अर्थात इसका शरीर, यानी कि इसका आकार जो था, उस आकार में परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके जो गुण थे, यानी कि जिस तरीके से बर्फ था, जल भी उसी तरीके से होगा। इसका गुण बिल्कुल नहीं बदला, रासायनिक गुण बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ, जबकि इसके सिर्फ भौतिक गुण ही परिवर्तित हुए। अगर इसको फिर से, इसी जल को फिर से ऋणात्मक यानी कि -डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया जाए तो यह जल पुनः अपनी
मूल रूप में आ सकता है, अर्थात फिर से यह बर्फ बन सकता है। इसीलिए इसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन किसी पदार्थ की वह स्थिति जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था, आकार एवं भौतिक गुण ही परिवर्तित हो, रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव न पड़े, यह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का वाष्पीकरण ले लीजिए, जल का वाष्पीकरण उदाहरण के रूप में, जैसे दोस्तों जानते रहिए, जैसे मान लीजिए जल, एक कोई तालाब है, इस तालाब में बहुत सारा जल भरा हुआ है। अगर इस पे सूर्य का तापमान पड़े, मान लीजिए सूर्य का तापमान जब यह पड़ेगा तो गड्ढे से यह जल क्या होगा, यह धीरे धीरे सूखते सूखते यह टेम्परेचर के कारण यह जल ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसके कुछ समय के पश्चात वर्षा होती है, कोहरा पड़ते हैं, तो यह जल उन्हीं के माध्यम से पुनः वापस अपनी अवस्था में, यानी कि जल के रूप में पुनः यह पृथ्वी पर पड़ता है। तो यह स्थिति विद्यार्थियों, यह स्थिति कहलाती है भौतिक परिवर्तन। अब आगे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन एवं गुण दोनों परिवर्तित हो जाए, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। नहीं समझे? ऐसे परिवर्तन यानी किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो जाए कि जो पदार्थ हो उसका रासायनिक संगठन यानी जो आकार हो वो भी बदल जाए, उसके जो गुण धर्म हो वो भी परिवर्तित हो जाए। यह क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे दूध का फटना, जंग का लगना, दहन, परमाणु विस्फोट आदि। जैसे विद्यार्थियों आपको बता दें, जैसे यह लोहे की एक कील है, जैसे यह एक लोहे की कील है मान लीजिए। अब यह लोहे की कील एक पदार्थ ही हुई। पदार्थ के विषय मैंने पहले बताया, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इस लोहे की कील में जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहे, जैसे ऑक्सीजन अगर इसको मिलती रहे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस लोहे में धीरे धीरे क्या लगने लगता है? जंग लगने लगता है, जिसको मूर्छा के नाम से भी हम जानते हैं। जब इसमें जंग लगेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, यह जो लोहे की कील होगी यह धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में यह गिरना प्रारंभ होगा, यानी कि धीरे धीरे यह कमजोर होना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर इसका उपाय न किया जाए तो एक समय एक स्थिति ऐसी आएगी कि यह लोहे की कील खत्म हो जाएगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये पदार्थ ही था, लेकिन इस पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हुआ कि ऐसी रासायनिक परिवर्तन हुई कि यह पदार्थ पूर्ण रूप से अपने रासायनिक संगठन और गुण धर्म दोनों को बदल दिया। अर्थात अब इस जंग से क्या फिर लोहे की कील बनाई जा सकती है? इधर जैसे देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन मैंने बताया था, इस जल से तो मैंने बर्फ बना दिया, लेकिन क्या बताइए इस लोहे के जो जंग थे, इस जंग से क्या लोहे की कील पुनः बनाई जा सकती है? नहीं बनाई जा सकती। अर्थात यह रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण दोनों परिवर्तित हो गया। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन कहलाती है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूध का फटना, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ के लिए हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दें, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब क्या हैं? सब पदार्थ हैं। ठोस, द्रव, गैस जितनी भी अवस्थाएं होती हैं सब किसकी अवस्थाएं होती हैं? सब पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ है, यानी कोई पदार्थ हो वो एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, वह एक साथ अभिक्रिया करे, एक साथ संयोग करे,
मिलने के पश्चात, दोनों आपस में मिले और मिलने के पश्चात एक दूसरा पदार्थ, एक नया दूसरा पदार्थ, अन्य पदार्थ की उत्पत्ति कर दे, यही क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में 2Mg प्लस O2, 2Mg, यह Mg से मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम एक पदार्थ हुआ, प्लस O2 ऑक्सीजन एक पदार्थ हुआ। अब ये पदार्थ देखिएगा, दो पदार्थ हैं नहीं, ऊपर बताया गया कि एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करें। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक पदार्थ, दो पदार्थ हुए, परस्पर अभिक्रिया करें। अभिक्रिया मतलब यहाँ पर देखिए प्लस का निशान दिया गया है, इसका मतलब दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, दोनों साथ साथ हैं। अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। नया पदार्थ क्या है? 2MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो यह पदार्थ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। जैसे यह क्या है? एक अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, यह एक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन कौन से पदार्थ हैं? एक मैग्नीशियम है, एक पदार्थ ऑक्सीजन है। तो ये भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। और जो पदार्थ भाग ले करके आपस में एक दूसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वह पदार्थ उत्पाद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में प्रतिभागी बने और इनसे एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, अर्थात जो उत्पन्न हुआ वह क्या कहलाएगा? उत्पाद कहलाएगा। और इन पदार्थों के बीच में जो संक्रियाएं होंगी, इन पदार्थों के बीच में जो भी संक्रियाएं होंगी, अर्थात जो भी टेम्परेचर, जो तापमान, जो भी कार्य क्रिया विधि होगी, उस क्रिया विधि को हम उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को इस डेल्टा के चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं मित्रों, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हाउ टू वी कैन रिकॉग्नाइज द केमिकल रिएक्शन। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जा सकता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। प्रेक्षण, जैसे मित्रों, छात्रों, आपको मैं बता दूं कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें से जो क्रिया विधि दर्शाई जाए उसी क्रिया विधि से हम यह पता लगा सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 प्रेक्षण दिया गया है। इन 5 प्रेक्षणों के द्वारा हम यह पहचान कर सकते हैं कि हाँ, इस पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई पदार्थ है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, उन पदार्थ की जो अवस्थाएं, जो मूल अवस्था हैं, यानी जिस रूप में हैं वह रूप उनका परिवर्तन हो जाए, उनका जो मूल रूप है वो रूप परिवर्तन हो जाए, तब भी हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में के रंग में बदलाव आ जाए, उनका रंग परिवर्तित हो जाए, तो भी हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, उसको आपस में मिलाने से कोई गैस निकलने लगे, तब भी हम क्या समझेंगे? हम यही समझेंगे कि इस पदार्थ के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और आगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, अगर उस तापमान में भी परिवर्तन होगा, जैसे अगर कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का तापमान कुछ हायर डिग्री सेल्सियस पे हो और उसको लोअर डिग्री सेल्सियस पे वह कन्वर्ट हो जाए, या कम टेम्परेचर पे हो, अधिक टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए, तब भी हम समझेंगे कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये 4 विधियां हो गई। 5वीं विधियां अवक्षेप का निर्माण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में भाग ले रहे हैं और उस पदार्थों में
किसी अवक्षेप का निर्माण हो। अवक्षेप मतलब जैसे अगर किसी पदार्थ में जैसे दो विलयन को आपस में मिला दिया जाए और उसी अभिक्रिया में एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनने लगे, एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बनने लगे और वह पदार्थ एक ठोस रूप में होता है, यानी कि वह जल में घुलनशील न हो, तो वही अवक्षेप होता है। तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो हम तुरंत समझेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया होगी। कोई भी पदार्थ में अवक्षेप का निर्माण हो, अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, गैस निकलने लगे, अचानक ताप में उसके परिवर्तन होने लगे, तो तुरंत समझेंगे कि इस पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का, अभी रासायनिक अभिक्रिया मैंने ऊपर बताया, दो या दो से अधिक पदार्थ का परस्पर सम्मेलन। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग जो लेते हैं उनमें उनके पदार्थों के जो प्रतीक होते हैं, उनके सूत्र होते हैं, उनके माध्यम से जो प्रदर्शित किया जाता है, यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह विक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे कोई भी, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया CH4 2O2, CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। अब ध्यान दीजिए, देखिए एक पदार्थ क्या है, CH4 एक पदार्थ है, मेथेन। इधर ऑक्सीजन 2O2 यह भी एक पदार्थ है। दोनों पदार्थ आपस में परस्पर क्रिया किए, क्रिया करने के बाद एक नया पदार्थ बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किए। रासायनिक अभिक्रिया हुई कि नहीं? ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। लेकिन अब पूछा क्या जा रहा है, रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में ही जो पदार्थ का सूत्र होता है, पदार्थ का प्रतीक होता है, इन्हीं के माध्यम से प्रदर्शित जो किया जाता है, यही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हुई, यहाँ पर CH कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? ये सब किसी पदार्थ का प्रतीक ही है, यह पदार्थ का सूत्र ही तो है, CH4 ऑक्सीजन, इन्हीं के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। यह क्रिया क्या कहलाती है? यह क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। हाउ टू वी कैन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ वी सी हियर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 4 विधियां प्रचलन में हैं। यानी आज जो रासायनिक समीकरण हैं, इनको जो संतुलित किया जा रहा है, संतुलित करने का अर्थात ये समझ लीजिए, जैसे अगर किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से तात्पर्य ये है कि जैसे जो अभिकारक हैं, अभिकारक में जितने भी पदार्थ हैं उनके, जैसे जो अभिकारक है, अभिकारक जैसे मान लीजिए यह एक अभिकारक हो गया, अभिकारक में जो पदार्थ हैं, पदार्थ में जितने परमाणु के द्रव्यमान हैं, परमाणु के भार हैं, उतने ही परमाणु द्रव्यमान और परमाणु भार उत्पाद में भी होने चाहिए। अगर दोनों के परमाणु भार समान हो रहे हैं तो इससे यह तात्पर्य होगा कि यह समीकरण जो है वह संतुलित होगा। तो इसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 4 विधियां आजकल प्रचलन में है। ये 4 विधियां जिसके माध्यम से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। पहला है जांच एवं त्रुटि विधि, दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है संयोजकता विधि और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। देखिए अभी 10th एक लोअर क्लास है, हायर क्लासेस पे विभिन्न प्रकार की विधियां पढ़ाई जाती हैं, लेकिन आपके NCERT पद्धति के माध्यम से एक ही पद्धति हम आपको पढ़ाएंगे, एक विधि पढ़ाएंगे, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि से किसी भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करना आपको बताएंगे। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल में H2 प्लस O2, H मतलब हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, H2 प्लस O2 दिया है, इसके बाद इधर H2O है। अब हम इधर देखेंगे कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो इसको हम संतुलित करना सीखेंगे। अब देखिए जैसे यह हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यह दो पदार्थ हैं, तो दो पदार्थ आपस में संक्रिया भी कर रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया भी हुई। और
इन रासायनिक अभिक्रिया में देखिए दो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं तो यह अभिकारक होगा, इधर नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो ये क्या होगा, यह उत्पाद होगा। और इस पे जो भी टेम्परेचर लागू होगा वह इसका क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा। तो आइए, इसको तो मैंने पहले बता दिया था, आइए हम कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है H2+O2, यहाँ पर H2O उत्पाद मिला है। पहले हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो पक्षों में हम वर्गीकृत करते हैं, LHS RHS। LHS मतलब मित्रों लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे अभिकारक होगा। कौन होगा, अभिकारक। अभिकारक को लिखेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड पर उत्पाद को हम लिखेंगे। राइट हैंड साइड पर हम किसको लिखेंगे, उत्पाद को लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम जितने भी पदार्थ हैं सब पदार्थ के अलग अलग हम परमाणु भार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 2। इधर आते हैं, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कुछ नहीं दिया गया तो इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है। समझ में आ रहा होगा मित्रों। अब ध्यान दीजिए, हम अब यहाँ पर हाइड्रोजन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, इसलिए हाइड्रोजन को अलग लिखिए, ऑक्सीजन को अलग लिखिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए बीच में कोई चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, प्लस माइनस कोई चिन्ह नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आए हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक हम ग्रुप बना लेते हैं, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब मिलाते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यानी ये दोनों बराबर हैं। इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, अर्थात इधर ऑक्सीजन की कमी है। और यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मतलब ऑक्सीजन जितना है इतना भी ऑक्सीजन होना चाहिए, अर्थात जितना अभिकारक होना चाहिए उतना उत्पाद भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को भी 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से हम इसका गुणा करेंगे। अब देखिए मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब 2 से ऑक्सीजन में गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन 2 एकम 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन जब इसके साथ गुणा करेंगे तो साथ में ये भी तो आया है, तो इसके भी साथ 2 से हम गुणा करेंगे, तो 2 और हाइड्रोजन 2 में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब ध्यान दीजिएगा, इधर ऑक्सीजन 2 तो बराबर हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 करना है, तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4। अब देखिए ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब क्या करेंगे, जिस पदार्थ के सामने जितने अंक का मल्टीप्लिकेशन हुआ था उस पदार्थ के सामने उतने अंक हम लिख देंगे। जैसे हाइड्रोजन के पहले अभिकारक में हाइड्रोजन पहले 2 से गुणा हुआ तो अभिकारक ये है, इसके पहले हाइड्रोजन पहले हम क्या लगा देंगे, 2। इधर उत्पाद में H2O के पहले 2 का गुणा हो तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 2H2+O2 एरो 2H2O, अर्थात हमारा समीकरण संतुलित हो गया। धन्यवाद मित्रों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम आपको विभिन्न एग्जाम्पल के माध्यम से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे।